हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं गेट के मॉक टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस। अगर अभी तक गेट का मॉक टेस्ट 1 नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में उसका लिंक है, जाके अभी दे दीजिए। मूविंग विद द क्वेश्चंस। ओके, तो हम ये आंसर्स डिस्कस करेंगे दो पार्ट में। आधे क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे और आधे हम कल शाम 6 बजे की वीडियो में डिस्कस करने वाले। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया है, कोएफिशिएंट 1/z का ई पावर माइनस ई पावर 1/z के एक्सपेंशन में अबाउट z इक्वल टू 0 क्या होगा। ऑप्शन है -1/e², -1/e, -1/4 एंड -1/2। ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ ई पावर z होता तो आपके लिए थोड़ा इजी होता है अज्यूम करना और आंसर फाइंड करना, मगर इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करते हैं उसका ट्रिक देखते हैं। ओके, तो हमें ई पावर एक्स का एक्सपेंशन पता होता है, तो हम क्या करते हैं, जो बाहर ई है मेन, इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, सीरीज 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, और जो भी ऊपर टर्म होती है उसकी पावर एन, तो इसलिए ई पावर एन बाई जेड। ओके, अब फिर से ई का एक्स ई पावर एन ई पावर ई का एक्सपेंशन करेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो वो फिर से आ गया 1/k फैक्टोरियल। अब k ले लिया हमने एन की जगह, n पावर k बाई जेड पावर k, क्योंकि इसकी पावर में जो होगा उसकी पावर k जेड। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीशन को बाहर निकाला 1/k फैक्टोरियल, और n वाले समीशन को लिख के हमने ये टर्म्स बना लिए इस तरह, ठीक है। अब हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है 1/z का। z मतलब 1/z, z की n पावर 1, z की पावर 1 का मतलब है k की वैल्यू 1, ठीक है। तो जस्ट के इस बाहर वाले समीशन को भूल जाइए, k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1/z आएगा, और ये होगा उसका कोएफिशिएंट। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो ये बन गया समीशन। इस समीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसका समीशन है, ये होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एट -1। तो इसकी वैल्यू होगी माइनस, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाता है माइनस ऑफ ई पावर -1, यानी कि -1/e। इसी ने जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी था, -1/e। ऑलराइट, इस तरह के क्वेश्चन में मेनली आपको एक्सपेंशन से बहुत इजी पता चल जाता है, इसलिए हम एक्सपेंशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन था एक इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2z कॉस ऑफ ए का मॉड लेसर इक्वल टू 1 है, जहाँ ए कोई भी एक रियल नंबर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मॉड जेड की क्या हो सकती है, आपको ये बताना। यहाँ पे आपको बस इस इनइक्वालिटी के साथ थोड़ा खेलना था और कुछ नहीं करना। ओके, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ में मोस्टली ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज़ होता है, उसी को हमने किया। तो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी रिवर्स में लगाई, ठीक है। अगर हम इसका देखें, मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 2z कॉस ए, तो इसका ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से लेसर इक्वल टू होगा इसका मॉड पूरे का, और ये लेसर इक्वल टू 1 हमें गिवन है। यहाँ तक पहुँच गए। अब इस पे लगाएंगे फिर से ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यहाँ पे ट्राइंगल की जगह हमने लगाया कि कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है मॉड की, तो उसको यूज़ करके हमने लगाया मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड 2 से। तो हमारा बन जाता है मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड 2z, जिसे हम 2 बाहर भी निकाल सकते हैं, एंड दिस इज लेसर इक्वल टू 1, जो हमें गिवन। तो अब इस सिंपल इक्वेशन में ये बन गया। अब हम ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, और हमारा चीज़ बन जाती है मॉड जेड माइनस 1 की स्क्वायर लेसर इक्वल टू 2, यानी कि मॉड ऑफ मॉड जेड माइनस 1 लेसर इक्वल टू √2। तो यहाँ से हमें इनइक्वालिटी मिल जाती है मॉड जेड जो 0 है, 0 से बड़ा ही होता है हमेशा, और लेसर इक्वल टू √2 प्लस। तो मॉड जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी √2 प्लस 1, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है √2 प्लस 1, ठीक है। तो मोस्टली इनइक्वालिटीज़ में आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी के साथ खेलना पड़ता है, या उस इनइक्वालिटी को ट्राई करिए सॉल्व करने, ठीक है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पूछा गया था कि कितने एनालिटिक फंक्शंस होंगे ऐसे जो सिर्फ इस सेट पे वैनिश होंगे, यानी उनकी वैल्यू 0 होगी सिर्फ इस सेट पे, ऐसे कितने फंक्शंस होंगे, आपको ये बताना था। व्हाट इज द नंबर। ओके, अब यहाँ बेसिकली फेमस थ्योरम लगती है आइडेंटिटी थ्योरम। जब भी आपको इस तरह का कोई सेट
पे फंक्शन पूछा जाए कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, तो मेनली आइडेंटिटी थ्योरम ही लगती है, ठीक है, और वो यहाँ सीधा दिख भी रहा है। तो अब इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है, यानी जो सारी टर्म्स है 1/2n+6 में, वो किधर जा रही हैं, वो मेनली सब जीरो के पास जा रही है, ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ाने पे सब जीरो के पास में। तो जो लिमिट पॉइंट है सेट का वो बेसिकली जीरो है, और वो इस सेट में ऑलरेडी बिलोंग करता है, क्योंकि स्पेशली दिया है कि जीरो के साथ है, ये यूनियन में है। अगर ये नहीं होता जीरो तो आइडेंटिटी थ्योरम नहीं लग सकती थी, क्योंकि उसके लिए लिमिट पॉइंट होना चाहिए बिलोंग। लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ही फंक्शन होगा जो इस सेट को सेटिस्फाई करेगा, एनालिटिक होगा, वो होगा जीरो फंक्शन। मगर अब यहाँ पे ट्रिक थी कि अगर आपने सोच फाइंड कर लिया कि जीरो फंक्शन है और आप आंसर लिख के आए 1 कि एक फंक्शन है मिल गया, तो ये आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कितने फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ इस सेट पे ही वैनिश होते हैं। अगर लिखा होता है जो इस सेट पे वैनिश होते हैं और सिर्फ इस सेट पे वैनिश होते हैं, उसमें फ़र्क है। यहाँ लिखा था सिर्फ इस सेट पे वैनिश होते हैं, मगर ज़ीरो फंक्शन हर जगह वैनिश होता है, सिर्फ इस सेट पे ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा कोई भी एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा जो सिर्फ इस सेट पे वैनिश हो, इसीलिए जो नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शन होंगे वो ज़ीरो। ये कैच था, इजी क्वेश्चन था मगर थोड़ा सा ट्रिकी था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपसे पूछा था कितने एलिमेंट्स फील्ड विद 83 एलिमेंट्स में होंगे जो x² + 5x + अल्फा इस पॉलिनोमियल को इरेड्यूसिबल बना दे। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे ये बताना था आपको। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको एक रूल समझना है कि जब भी पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाए कि वो इरेड्यूसिबल होगी, तो मेनली हम एक रूल लगाते हैं जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम जैसे डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, वही है ये। तो वो क्या होता है, b² - 4ac यानी 5² - 4 अल्फा यानी 25 - 4 अल्फा। तो ये रिजल्ट है कि कोई पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होगी इफ एंड ओनली इफ जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो स्क्वायर ना हो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी आपको दिए, यानी F83 में। यहाँ पे अब एक मैप डिफाइन कर लिया F83 से F83 तक, फाई ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 25 - 4 अल्फा जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, क्लियरली बाइजेक्शन है। अब ये क्यों डिफाइन किया ये आगे बताएंगे। सबसे पहले अब हमें पता चल गया कि इरेड्यूसिबल के लिए हमें ये चेक करना है कि ये एलिमेंट स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर के लिए अच्छा, अब पहले ये फील्ड एक फाइनाइट फील्ड है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव बनेगा, यानी जस्ट जीरो को हटा देंगे जो बनेगा ग्रुप, वो बनेगा एक साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि फाइनाइट फील्ड है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, और ऑर्डर में बस एक ही एलिमेंट कम है, जीरो, उसको हटा देते हैं तो 82 एलिमेंट्स का साइक्लिक ग्रुप बन गया। और हम जानते हैं कि अगर हमें स्क्वायर एलिमेंट्स देखने होते हैं साइक्लिक ग्रुप Zn में, तो वो होते हैं n, यानी सारे अगर n ऑड है, और n/2 अगर n इवन। ये होता है नंबर ऑफ स्क्वायर एलिमेंट। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और इसका ऑर्डर है इवन, तो यानी नंबर ऑफ स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे 82/2 यानी 41। अब टोटल फील्ड में 83 एलिमेंट्स है, 82 एलिमेंट्स में से पता चल गया 41 एलिमेंट्स स्क्वायर है। बचा कौन सा एलिमेंट, जीरो, वो क्लियरली स्क्वायर है क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो। ऐसे एलिमेंट मिल रहा है जिसका स्क्वायर जीरो है, तो वो भी स्क्वायर हो गया। तो नॉन स्क्वायर कितने बचे, 82 में से 41 एलिमेंट्स हटा दो, 82 में से हटा रहे हैं 83 में से नहीं, ठीक है, तो 41 एलिमेंट्स नॉन स्क्वायर होगा, जीरो तो स्क्वायर है ही। तो कितनी चॉइसेस हो गई अल्फा की, 41। तो यानी ये स्क्वायर नहीं होगा उन 41 चॉइसेस के लिए, और इसीलिए इरेड्यूसिबल होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका 41। अब वो मैपिंग की जरूरत हमें यहाँ पड़ी कि अल्फा और 25 - 4 अल्फा के बीच में बाइजेक्शन है। अगर अल्फा स्क्वायर नहीं होगा तो ये भी स्क्वायर नहीं होगा, और ये स्क्वायर नहीं है तो मतलब पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होगा उस पर्टिकुलर अल्फा के लिए, इसलिए टोटल 41 चॉइसेस हैं अल्फा के पास। मूविंग टू, तो इसलिए हमारा इसका आंसर है 41। अच्छा क्वेश्चन था ये। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ईजी सा मैं कहूँगा इसे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन थे आपको कि एक तो x² + y² - 1 इरेड्यूसिबल नहीं है QXY में, और एक पॉलिनोमियल थी जो इरेड्यूसिबल है QX। बताना था कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। ऑलराइट, अच्छा, तो सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल को लिया x² + y² - 1। इरेड्यूसिबल, रिड्यूसिबल मतलब होता है कि हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें जहाँ पे कोई भी यूनिट ना हो, राइट।
तो हमने इसको इस तरह लिखे पी एक्स वाई इंटू क्यू एक्स वाई, जहाँ पे क्यू एक्स वाई में ही है रेशनल्स की फील्ड। अब हमने क्या लगाया, डिग्री देखी, एक्स के रिस्पेक्ट में डिग्री देखेंगे तो 2 विद द डिग्री ऑफ पी विद एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू विद एक्स, और सेम वाई के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगा। यानी कि जो डिग्री होगी पी और क्यू की, एक्स के रिस्पेक्ट में उनका सम भी 2 है और वाई के रिस्पेक्ट में भी सम है। यानी कि अगर इसे रिड्यूसिबल होना है तो दोनों डिग्री 1 की पॉलिनॉमियल ही होनी पड़ेंगी, यानी लीनियर ही होनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इरेड्यूसिबल बन जाएगी, क्योंकि एक 1 बन जाएगा और एक वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, तो हमने पी ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और क्यू एक्स वाई ले लिए डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। ठीक है, जहाँ पे ये सारे कॉन्स्टेंट्स राशनल है। इसमें सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर दिया, और अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो ए ई प्लस बी डी मिल गया 0, यानी ए माइनस बी डी हो गया। अब दोनों साइड हमने ई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पेयरिंग कर लिया बी का पेयरिंग इसलिए किया क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू भी हमें 1 मिल रही, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करने पे उसको यूज़ किया, तो डी मिल गया माइनस ए ई स्क्वायर। साथ में हमने यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए डी वो भी 1 है, तो उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं डी की वैल्यू, तो मिल गया माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज 1, यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू माइनस। अब ए और ई दोनों रैशनल है, तो उनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर का प्रोडक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसी वजह से लीनियर में हम ब्रेक नहीं कर सकते और ये इरेड्यूसिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा फॉल्स। सेकंड पे चलते हैं, एक्स पावर 6 प्लस एक्स क्यू प्लस। अब यहाँ पे हम लगाएंगे शिफ्टिंग रूल। हमने क्या किया, फंक्शन इवेल्युएट किया एक्स प्लस 1 पे, पॉलिनॉमियल बनी, उसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये टाइप की पॉलिनॉमियल आपकी बन जाएगी, ये पॉलिनॉमियल बनेगी। आइसेंस्टीन क्राइटेरिया लग रहा है सीधा सीधा, क्योंकि 3 प्राइम के लिए 3 हर एक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है एक्सेप्ट हाईएस्ट कोएफिशिएंट को, साथ में 3 का स्क्वायर कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर रहा। तो आइसेंस्टीन से एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इरेड्यूसिबल हो गई, और शिफ्टिंग रूल से एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इरेड्यूसिबल है तो एफ एक्स भी इरेड्यूसिबल है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट, बी ट्रू है। अब ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन हमारे पे हो गया सिर्फ सी, इसलिए वो इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, मूविंग विद द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन थी, बहुत इजी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल एनालिसिस का, दिखने में मुश्किल था वैसे। एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक्स के एक इटरेशन स्कीम गिवन है, एक्स के स्क्वायर 0 से 10 के लिए, तो हमें इस डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू बतानी थी क्या होगी, एक्स नॉट से एक्स 10 तक जो डिवाइडेड डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको करने के दो तरीके होंगे, वो बताऊंगा। अब हम जानते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के अकॉर्डिंग होती है, ये डिवाइडेड डिफरेंस है जी एक्स नॉट प्लस जी एक्स नॉट एक्स 1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू, जो डिवाइडेड डिफरेंस हमें निकालना है ये एक्स 10 तक इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट अप टू एक्स माइनस एक्स 9। ठीक है, ये होती है। अब एक तो हम कर सकते हैं इसका फंक्शन फॉर्मूला लगा के, कि इसको इसके लोअर टर्म्स में रिड्यूस करते रहें और वहाँ से सबकी वैल्यू प्लग इन करें और फिर फाइनल आंसर निकालें। दूसरा तरीका इसका जो इजी मेथड होता है, जो हमें फंक्शन गिवन उसी से हम निकालते हैं। अब ये 10th डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो और कुछ नहीं है बल्कि जो इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स पावर 10 उसका कोएफिशिएंट है, और उसका कोएफिशिएंट हम देख लेंगे जी एक्स में, जिस पॉलिनोमियल को हम इंटरपोलेट कर रहे हैं। और अगर हम जी एक्स में देखें तो उसमें एक्स पावर टर्म है ही नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो बस इसका वैल्यू भी डिवाइडेड डिफरेंस की 0 ही होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था बी। इसमें बस यहाँ एक्स पावर 10 का कोएफिशिएंट देखना है और हो जाता है। अगर पूछा होता है एक्स नॉट से एक्स 9 तक, तो एक्स पावर 9 का कोएफिशिएंट देख ली। अगर कुछ और दिया होता, सपोज एक्स 1 से एक्स 10 दिया होता, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, ठीक है ना, उसे सब उसमें हम एक्स के लगा के फॉर्मूला यूज़ करते, या फिर उसमें भी अगर कोई कोएफिशिएंट का यूज़ हो रहा होता तो डायरेक्टली करते थे। मगर ये बहुत सिंपल था, सिर्फ एक्स नॉट से एक्स 10 था, या जो भी आपको वैल्यू उसका कोएफिशिएंट आपको उस पॉलिनोमियल में देख लेना है, वही आपका। मूविंग विद क्वेश्चन 7, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको गिवन था जो इसको अप्रॉक्सीमेट करता है, और ये गिवन है कि एग्जैक्ट वैल्यू देता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक के लिए। तो ए जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, सब कुछ आपके सामने था कि इसको हम कि इस इंटीग्रेशन को हम अप्रॉक्सीमेट करें इस तरीके से, और ये क्वाड्रेटिक तक के लिए एग्जैक्ट है, तो बस पॉलिनोमियल उठा लो,
सबसे सिंपल आंसर है। सिंपल पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करो, हमने एफ एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल 1 ले ली, एफ इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू 1 पुट करी सब में तो मिल गया 2 + ए, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया 1, इंटीग्रेशन सॉल्व किया मिल गया 2, एग्जैक्ट है मतलब आंसर सेम होंगे, तो 2 + ए और 2 सेम है यानी ए की वैल्यू हो गई 0। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हो सकता था कि हमें 1 डालने पे कुछ ना मिलता, दोनों जगह सेम मिल जाता, सपोज 2 × 2 कुछ नहीं मिलता हमें यहाँ से, तो हम एफ एक्स में एक्स पुट कर दे क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक तक वो इक्वल है, एक्स पे भी हो सकता कुछ नहीं मिलता, फिर हम एक्स स्क्वायर पुट करते और वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर मिलता, उनको इक्वेट करके हम सॉल्व कर सकते। ऑलराइट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था 0। मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल एलपीपी का क्वेश्चन था, इसमें आपको एक पी फिक्स्ड रियल नंबर था और एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन थी जिसमें आपको मैक्सिमाइज करना था 3x + 4y को सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एक कंडीशन में गिवन थी आपको x + 3y लेसर इक्वल टू p, और हमें गिवन थी कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है z की वो 400 है, पर हमें p की वैल्यू मांगी है कि p की किस वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू है, 50, 100, 200 या 300। ऑलराइट, तो हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने पी लिया 50, पी 50 किया तो फीजिबल रीजन हमारा क्या बना, यानी जो इनइक्वालिटीज है उनको प्लॉट किया तो हमें ये रीजन मिल गया, और हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले 0, 0, 50, 0 एंड 0, 16 पॉइंट समथिंग। इन तीनों पे हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी, z की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली 150, 50,0 पे, पर हमें मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 400 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं, 50 तो नहीं हो सकती पी की वैल्यू, पी की वैल्यू ली 100, सेम इनइक्वालिटीज बनी, फिजिबल रीजन आया, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 3, अब मैक्सिमम वैल्यू 100, 0 पे बन रही है 300, ये तीनों पे वैल्यू कैलकुलेट करी, मैक्सिमम आई 300, अगेन ये ऑप्शन भी गलत। अब हमने पुट किया 200, 200 करने पे फिजिबल रीजन कुछ इस तरह से बनेगा और 4 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है 350, पर हमें चाहिए 400, यानी कि पी की वैल्यू 200 भी नहीं हो सकती। इस पॉइंट पे आप सीधा सीधा डायरेक्ट 300 आंसर कैलकुलेट करके टिक कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएट करने की भी ज़रूरत नहीं, टाइम बचाने के लिए। नहीं तो मोस्टली आप क्या करिए, जो सबसे छोटी वैल्यू है जो सबसे बड़ी वैल्यू है पहले उनको कैलकुलेट करिए, मोस्टली आंसर उन्हीं में होता है। ऑलराइट, 300 पुट किया तो हमें ये फिजिबल एक ट्राइंगल मिल गया, 3 कॉर्नर पॉइंट्स, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, सॉरी 150 नहीं 400 है, ठीक है। अब हमें 0, 100 पे मिल जाती है मैक्सिमम वैल्यू 400, क्योंकि 3x + 4y है, x 0 है, y 100 है, तो हमें 400 मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी यानी कि 300 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था एलपीपी का, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो अब हम हमारा डिस्कशन यही ख़त्म करेंगे, हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए आज, 7 क्वेश्चंस बचे हुए अब हम कल शाम की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। टेस्ट नहीं दिया है मॉक टेस्ट तो अभी जाके दे दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब